नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि टीकाकरण की पहली खुराक के बाद कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को कोविड-19 बीमारी से क्लिनिकल रिकवरी के बाद दूसरी खुराक को 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन और राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की नई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है। नई सिफारिशों के अनुसार बीमारी से उबरने के बाद कोविड-19 टीकाकरण को 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पहली खुराक के बाद संक्रमित होने पर दूसरी खुराक को कोविड-19 से क्लिनिकल रिकवरी के लिए बाद 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती या आईसीयू देखभाल की आवश्यकता वाले किसी अन्य गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को भी टीका लगने से पहले 4 से 8 सप्ताह तक इंतजार करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाने के या कोरोना से पीड़ित होने पर आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। रक्तदान कराने वाली महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए टीकाकरण की सिफारिश की गई है। टीकाकरण से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा वैक्सीन प्राप्तकर्ताओं की स्क्रीनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन को लेकर विशेषज्ञ समूह की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। निगेवेस की तरफ से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। नई सिफारिशों के मुताबिक अगर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोई संक्रमित होता है तो दूसरी डोज रिकवरी के 3 महीने के बाद ही दी जाएगी। इसके अलावा स्तनपान करा रही सभी महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की डोज देने के लिए कहा गया है। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वाले लोगों को एंटीजन टेस्ट करने से भी मना किया गया है। यह सिफारिशों मौजूदा वैश्विक साक्ष्यों और अनुभवों के आधार पर की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन सिफारिश का पालन करने को लेकर पत्र लिखा है। राज्यों से इस बारे में सूबे के लोगों को स्पष्ट जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। वहीं केंद्र ने कहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अभी तक 1500 लोगों के ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इस बीमारी की वजह से 90 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 500 ब्लैक फंगस के मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। ऐसे मरीजों के लिए इम्पोटेरिफिन इंजेक्शन की जरूरत है, इसलिए राज्य सरकार ने 1.90 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है, लेकिन हमें अभी तक सप्लाई नहीं मिली है। मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीजों को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाएगा। राज्य के करीब 1000 अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत 1.5 लाख तक का इलाज खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा और इसके साथ ही इस बीमारी के लिए सभी दवाएं, इंजेक्शन मुफ्त में दिए जाएंगे। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस, ये इसको हम ब्लैक फंगस बोलेंगे। ये जो बीमारी है, खास तौर पर एक तो जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, नंबर 2 जो कोविड में बहुत ज्यादा जिनका शुगर रह चुका है और जो अनकंट्रोल्ड शुगर में है, ऐसे लोगों को उसकी संभावना होने की, म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। इसका जो इलाज है, वो इलाज या उसका जो उपचार करना पड़ता है, वो करीबन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से करना पड़ता है। खास तौर पर ईएनटी सर्जन हो, फेशियल के संदर्भ में हमारा जो प्लास्टिक सर्जन हो, डेंटिस्ट हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, न्यूरो सर्जन हो, ये सभी लोगों की जरूरत पड़ती है और इसीलिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में ही इसका उपचार हो सकता है, इलाज हो सकता है। हम महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में जो 1000 हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड है, उसमें से भी हर डिवीजन में ऐसे हॉस्पिटल्स हम चुन रहे हैं कि जहां पर ये इलाज हो। गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस से अटैच जितने भी हॉस्पिटल्स है, वहां पर भी ये सब मुफ्त में इलाज होगा। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में भी ये मुफ्त में इलाज होगा। जो 1.5 लाख का कवर है, उसके ऊपर जितना भी पैसा लगेगा कोई भी कारण के, यानी
मरीज को वो ऊपर से टॉप अप की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है और वो ट्रस्ट मोड में उनको पैसा दिया जाएगा। खास तौर पर गवर्नमेंट ने, महाविकास आघाड़ी ने यह डिसीजन भी लिया है कि जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन बी, ये इंजेक्शंस पूरा परचेज करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। तो इसीलिए म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों पे उनकी जेब से खर्चा न हो, यही व्यवस्था हमने प्रॉपरली की है। अभी देश में कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। इस बीच मणिपाल हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर कुणाल दास ने भी ब्लैक फंगस पर जानकारी दी है। क्या कुछ डॉक्टर कुणाल दास ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। जो पेशेंट्स कोविड से निकल आते हैं उनके पास एंटीबॉडीज होती हैं, तो ऑलरेडी वो प्रोटेक्शन होता है, तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन एकदम सही है। आपने पहले भी देखा होगा कि प्लाज्मा को हम यूटिलाइज करते थे, इसलिए यूटिलाइज करते थे कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में वो प्लाज्मा एंटीबॉडी ज़्यादा होती थी, इसलिए ये होता है। और वैक्सीनेशन में भी एंटीबॉडीज बनती है, तो कभी कभी एंटीबॉडीज क्लैश कर सकती है, इसलिए इट्स बेटर कि कोविड के 3 महीने के बाद ही वैक्सीनेशन दिया जाए। एंड तो ये रिकमेंडेशंस को मैं फुली सपोर्ट करता हूँ। देखिए, ब्लैक फंगस मतलब ब्लैकनेस एंड फंगस, ये एक फंगस है जो कि टिश्यूज में जाता है और उनके आर्टरीज में फंस जाता है, इसलिए वो टिश्यूज मर जाती हैं, वो टिश्यू ब्लैक कलर की हो जाती है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस कहा जाता है। टेक्निकली हम इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये यूजुअली इसके स्पोर जो हैं सबके हवा में होती हैं, और जब किसी पेशेंट में इम्यूनिटी लेवल्स कम हो जाते हैं, जैसे डायबिटिक्स या जिनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट किया जाता है या कैंसर। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से नागरिकों को देश भर में वैक्सीन लगा रही है और इस बीच देश के कई भ्रम फैलाने वाले दावे भी किए जा रहे हैं। कोई गौमूत्र और गाय के गोबर से कोरोना के इलाज का दावा कर रहा है, तो कोई जादू टोने से इसी तरह का एक मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया है, जहां पर राज्य के तटीय जिले नेल्लोर स्थित कृष्णपट्टम गांव में कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को एक जादुई आयुर्वेदिक दवा दी जा रही है। दवा देने वाले शख्स का दावा है कि उसकी इस दवा से कोरोना के मरीज ठीक हो जाएंगे और यह खबर जंगल में आग की तरफ फैली और लोग न सिर्फ दूर दराज इलाकों से बल्कि पड़ोस के तमिलनाडु से भी पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी लाइनों में इस दवा को वितरित किया जा रहा है। वहीं लोग भी दावा कर रहे हैं कि इस दवा को लेने से कोरोना के इलाज ठीक हो रहे हैं, मरीज ठीक हो रहे हैं और इन लोगों दवा को 3 डोज लेने के लिए रोज लंबी लंबी लाइनें में लगे रहे हैं। खुद को आयुर्वेदिक चिकित्सा बताने वाले आनंद दया का कहना है कि इस दवा से उन्होंने कोरोना मरीजों को सफल इलाज किया है। अब जिला कलेक्टर ने चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को इस पर रिपोर्ट देने को कहा है। गांव में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया। तौकते तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही का मंजर दिखा दिया है। गुजरात में कई हजार पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं। कई इलाकों में भारी बारिश का दौर भी देखने को मिला है। अब इस तबाही के बाद एक और चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार खतरा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए है और तूफान का नाम यास रखा गया है। यही जानकारी दी गई है कि 25 से 26 मई को चक्रवात तूफान यास बंगाल की खाड़ी से टकराने जा रहा है और 22 मई तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं, जिसके बाद ये चक्रवात तूफान का रूप ले सकता है और इस दौरान कई इलाकों में धीमी वर्षा का अनुमान भी है। वहीं अंडमान में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचते तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती हैं। तूफान के खतरे हुए देखते हुए मछुआरों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तमाम मछुआरों से समुद्र में न जाने और किनारे पर रहने के लिए कहा गया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसके पीछे राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को हवाई सर्वेक्षण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि इस राज्य की कमान उनके गृह राज्य गुजरात के विपरीत एक मजबूत मुख्यमंत्री के हाथों में है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने दमन, दीव और गुजरात में चक्रवात तौकते के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इससे प्रभावित कुछ इलाकों का क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह साफ साफ भेदभाव नहीं है? तौकते ने कहा है, प्रधानमंत्री चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र का हवाई सर्वेक्षण नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राज्य के नेतृत्व की कमान उद्धव ठाकरे जैसे मजबूत और कुशल नेता संभाल रहे हैं, वहीं जो सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं जहां एक कमजोर राज्य सरकार है और चक्रवात ने अधिकतम नुकसान पहुंचाया है।
राउत ने कहा है कि चक्रवात ने महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही मचाई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गुजरात के भावनगर पहुंचे थे। देश में तौते साइक्लोन की वजह से बड़े पैमाने में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और दीव दमन में नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र के जो हमारे 5 जिले हैं उसमें बड़ी तबाही हुई। आज प्रधानमंत्री जी दीव दमन और गुजरात के एरियल सर्वे पे हैं नुकसान का अंदाज लेने के लिए। जब दीव दमन जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र का एरियल सर्वे क्यों नहीं किया गया? क्या ये भेदभाव है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री दीव दमन गुजरात जा रहे थे तो गोवा से शुरू करते, महाराष्ट्र के सभी जो हमारे समुद्र किनारे के जिले हैं वो देख लेते, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे का समय लगता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने के बावजूद कुछ लोगों को चिकित्सीय निगरानी की जरूरत के मद्देनजर हर कोविड अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड तैयार करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए टीम 9 के साथ बैठक की है और उसमें कहा है कि कोविड संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके कुछ लोगों को अभी भी चिकित्सीय निगरानी की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में कोविड उपचार के साथ साथ पोस्ट कोविड मेडिकल समस्याओं के इलाज की व्यवस्था आवश्यक है। लिहाजा सभी समर्पित कोविड अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा है कि इस वार्ड में हर बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। इन मरीजों के चिकित्सीय उपचार के साथ साथ भोजन के लिए भी समुचित प्रबंध किए जाएं। योगी ने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के संबंध में नीति जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि इच्छुक संस्थाओं को सरकार की ओर से सभी जरूरी प्रोत्साहन दिए जाएंगे और पीएम केयर से राज्य सरकार और सीएमआर के माध्यम से स्थापित हो रहे ऑक्सीजन संयंत्र की क्रियाशीलता यथाशीघ्र शुरू हो जाए। देश के साथ पंजाब भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है और इस जंग में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। जहां इस समय सभी राज्य युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगा रहे हैं, तो वहीं पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब में भी 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन हुआ। इस मौके पर वैक्सीन लगवाने आए युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਵੀਕਨੈਸ, ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਕੋਟਲਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन 18 साल तो लेके। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आज सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी है, जिस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा है भूपेंद्र यादव ने, आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से डीएपी के खाद के सब्सिडी को 140% किसानों के हित में वृद्धि करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसका पार्टी स्वागत करती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग होकर जो निर्णय केंद्र सरकार का हुआ, वे अपने आप में इसलिए उपलब्धिपूर्ण है कि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किसानों की खाद में काम आने वाले फास्फोरिक एसिड और अमोनिया की कीमतों में 60 से 70% की वृद्धि हुई है। और पिछले साल जो डीएपी खाद की बोरी थी वो 1700 रुपए में किसानों को उपलब्ध थी, 500 रुपए सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस प्रकार से इसकी कीमतें बढ़ी है, इस बोरी की कीमत बढ़कर के 2400 रुपए होने वाली थी। और इसलिए भारत सरकार जो पहले 500 रुपया हर बोरी पे सब्सिडी देती थी, उसमें 700 रुपया और जोड़कर 1200 रुपए की सब्सिडी दी है, जो 140% वृद्धि है, अब तक की सबसे अधिकतम है। हम जानते हैं कि बुआई का समय शुरू होने वाला है और कोविड की महामारी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश को सुरक्षित करने के लिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए, अन्य दवाइयों की उपलब्धता के लिए, वेंटिलेटर के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काफी तीव्रता से और मजबूती से काम करके
उस फ्रंट को मजबूत बनाया है। किसानों की आने वाली बुआई के समय में उनको उर्वरक की उपलब्धता हो, डीएपी की उपलब्धता हो और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कीमतें बढ़ी हैं उस कीमतों को देखते हुए किसानों को सर्वसुलभ हो, उनकी किसानों के ऊपर ये मार ना पड़े। और इसलिए जो पहले 1200 रुपए में बोरी उपलब्ध होती थी वही उपलब्ध होगी, क्योंकि सरकार ने 140% सब्सिडी में वृद्धि करके जो पहले सरकार 500 रुपए देती थी सब्सिडी के, अब वो 1200 रुपए दे रही है। और ये किसानों के हित में लिया गया बड़ा फैसला है। इससे देश के किसान जो बुआई के लिए जाएंगे, जिनको इसकी जरूरत होगी, वो बहुत अपने काम को, अपनी फसल को, अपने विषय। सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है, जिस पर जहां सरकार इससे किसानों के लिए बड़ी राहत की बात कह रही है, तो वहीं किसान भी सरकार के फैसले से खासा खुश नजर आ रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही नया कृषि कानून भी रद्द करने की मांग की है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह ने कहा है कि हम सरकार के सब्सिडी बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हैं और साथ में ये भी मांग करते हैं कि सरकार नए कृषि कानूनों को भी जल्द ही रद्द कर दे ताकि किसान अपने घर को जा सकें। जो केंद्र सरकार ने पहले निर्णय लिया था, जो हमारे उर्वरक हैं उनके ऊपर लगातार सब्सिडी उठाई जा रही थी। पहले जो फास्फोरस डीएपी होती थी खाद, वो 465 होती थी, उसके बाद 1200 का बैग हो गया। अब पिछले दिनों में उसके ऊपर सब्सिडी और उठा ली गई थी। 1900 रुपये का बैग जो एक बोरा था 50 किलो का, वो हो रहा था। तो अभी जो जब किसानों ने आवाज़ उठाई है, लगातार हम इसके ऊपर संघर्ष करते रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते हैं कि आमदन दुगनी करनी है किसानों की, एक और डीजल के, हमारे उर्वरक के, किसानों के बीज के, तो खेती मशीनरी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और दूसरा, इस बार धान में मेरे ख्याल 74 रुपये के करीब बढ़ोतरी, तो बहुत कम बढ़ोतरी है। तो इस तरह से हमारा जो इनपुट्स है, हमारे जो लागत खर्चे, वो बढ़ रहे हैं। तो आज ये खबर सुनने में मिल रही है कि मेरे ख्याल जो मुझे एग्जैक्ट है 7,775 करोड़ की सब्सिडी सरकार ने देने का फैसला किया है। ये सुबह तक क्लियर हो जाएगा। तो अब जो पहले रेट था 1200 रुपये के करीब डीएपी का, वही। रोहतक में बीजेपी नेता शमशेर खड़का का कहना है कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी कोरोना के साथ साथ अफवाह भी फैला रहे हैं। एक वीडियो में उनके साथ एक व्यक्ति है जो यह कह रहा है कि टिटौली गांव में मोबाइल टावरों की रेंज बंद कर दी गई है, जिससे गांव में मौतें होनी बंद हो गई हैं। यह कोरी अफवाह है। इस गांव में पहले ही तरह की रेंज चालू है और वीडियो जारी करने के बाद भी गांव में मौतें हुई हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपने साथ लोगों को भारी भीड़ रखते हैं और कोरोना फैला रहे हैं। इसके साथ ही वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने का पाठ पढ़ा रहे हैं। शमशेर खरकड़ा ने कहा है कि गुड़ न खाने की नसीहत वो दी जो गुड़ न खाता हो। शमशेर खरकड़ा ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में पूरे देश को एक होकर प्रधानमंत्री और अपने देश के साथ देना चाहिए, लेकिन विपक्ष अपनी रोटी सेकने में मशगूल है। आज मैं पूरे देश और हरियाणा के लोगों और सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना जैसी महामारी में सब अपने परिवार और देश का साथ देकर एकता का परिचय दें। लोगों का टेस्ट हाउस में से एक कोरोना पॉजिटिव मिला। इस तरह से हर गांव में जाके टेस्टिंग हो रही है और इसके लिए बार बार मैं प्रशासन को बधाई देता हूं। रात दिन लगे हुए। गुड़ ना खाने की नसीहत वो दे जो गुड़ ना खाए। चंडूनी जी रोज 1000-1200 आदमी लिए बैठे रहते हैं। वो सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं? वो तो फिर भी जो 500-700 1000 आदमी होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और 500 बेड के हॉस्पिटल के लिए गए हैं। आप किस लिए बैठे हो जब कानून स्थगित हो गए? आप किस लिए कोरोना फैला रहे हो? इसलिए कहने का इस देश में एक भयंकर स्थिति प्रजातंत्र में मेरे सामने आ गई और इस देश के सामने हर आदमी के पास तर्क बहुत है। हर बात के नेगेटिव तर्क ढूंढ लेता है जिसका नुकसान हो, फायदा ना हो देश के लिए। चाहे चंडूनी जी हो, चाहे शमशेर खरकड़ा हो, चाहे कोई पत्रकार हो, इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करता है कि नेगेटिव बात क्या है। नेगेटिव मत ढूंढिए,
इस देश के लिए, प्रदेश के लिए और महम 24 अडगामा के लिए इस वक्त सारी पॉजिटिव चीजें ढूंढने की जरूरत है। कौन पॉजिटिव सहयोग कर सकता है, उसका सहयोग लेने की जरूरत है। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव परिवहन रंजीत सिन्हा ने कहा है कि अब तक हम 260 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमें बाहर से प्राप्त हुई है, उसे हमने जरूरत के हिसाब से कुमाऊं और गढ़वाल में पहुंचाया है। गढ़वाल मंडल में 50 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन और कुमाऊं में लगभग 40 मीट्रिक टन जरूरत के लिए रिजर्व की गई है। इस तरह से बाहर से जो हमें मिल रहा है, इसमें हमने जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, रेलवे के साथ, भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके अब तक 3 बार हमें प्राप्त हुआ है। उसमें 260 मीट्रिक टन अब तक हमारा बाहर से रेलवे के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। अब उसको, वो जो प्राप्ति है उसको हमने डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, कुमाऊं में और गढ़वाल दोनों जगह में। हमारा एक लक्ष्य और रहा इस दौरान कि किस तरह से बिहार में कोरोना का कहर अब गांवों में भी शुरू हो गया है। राज्य के ग्रामीण इलाकों के पंचायतों में चल रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के हालात बेहद खराब हैं। कोरोना संक्रमण से मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सरमसपुर में पंचायत में 26 दिनों में 37 लोगों की मौत हो गई है और इस पंचायत में लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पूरी पंचायत वीरानी सी लग रही है। लोगों का कहना है कि बहुत लोगों में कोरोना के लक्षण देखे गए थे, लेकिन लोगों का टेस्ट नहीं हो गया। केंद्र कहीं होता तो पता चलता कि पूरा कितना पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी बहुत लोग मरने का हमको लगता है कि 100 संख्या हो गया होगा। मतलब प्रशासन की ओर से यहाँ जांच का कोई प्रबंध नहीं किया है? कोई व्यवस्था नहीं है। जांच की जा रही है, सैनिटाइजर ये सब सैनिटाइजिंग हो रहा है, हाथ से भी, निगम के तरफ से भी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोग अभी होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे? मोहल्ला में दहशत का माहौल है। बहुत लोग है जो बताता भी नहीं है, छिपा रहा है इसको, घर पैक करके अंदर में दवाई खा रहा है, रह रहा है, और बाहर वाला भी लोग सब बहुत। देश भर में कोरोना के चलते बुरे हालात हैं। कई राज्यों में कोरोना के पीक बीत चुका है, लेकिन अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का पीक आना अभी बाकी है। इस बात को लेकर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि मैथमेटिकल प्रोजेक्शन में इस बात की तस्दीक की गई है कि तमिलनाडु, पंजाब और असम में कोरोना का पीक अभी आना बाकी है। यह अंदेशा सूत्र मॉडल के तहत लगाया गया है। सूत्रा मॉडल को ही कहना है कि अगले 6 से 8 महीनों के दौरान कोरोना के मामलों में तीसरी बार उछाल आ सकता है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने भी आने वाले पीक को लेकर जवाब दिया है और इस गणितीय मॉडल में कहा गया है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना का चरम बीत चुका है, लेकिन तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम में पीक अभी आना बाकी है। मॉडल में बताया गया है कि तमिलनाडु में 29 से 31 मई के दौरान कोरोना का पीक आ सकता है। वहीं पुडुचेरी में 19 से 20 मई के दौरान कोरोना का पीक आ सकता है और असम में 20 से 21 मई के दौरान कोरोना का पीक समय आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। उत्तरी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा गया है। पंजाब में 22 मई से और हिमाचल में 24 मई से कोरोना का पीक देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना अब ढलान पर है। प्रदेश में बीते 18 दिन से कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस मिलने की संख्या में काफी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 8,737 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 255 लोगों की मौत हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को कुल 8,737 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मेरठ में भी कोरोना का कहर जारी है। मेरठ में बीते 24 घंटे में 453 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो वहीं मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा है कि लगातार बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और उसके साथ ही गांव-गांव जाकर टीम लोगों को कोरोना टेस्ट कर रही है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रशासन ने एक नंबर जारी किया है जिसके जरिए लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि ब्लैक फंगस के मामले थोड़े बढ़ रहे हैं। काफी मरीज रेफर होकर चले गए हैं। जो मरीज यहाँ के हैं उनके लिए आईआईआरएम मेडिकल कॉलेज में अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है। कल आईआईआरएम में 5 मरीज थे। न्यूटीमा हॉस्पिटल में 1 की मौत की सूचना है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
पर्याप्त संख्या में डेली 250 से ऊपर हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। यदि किसी गांव में ज़्यादा संक्रमण की सूचना प्राप्त होती है कि उस गांव में भी हम लोग टीम भेज के सैंपलिंग करा रहे हैं। हमारा सैंपलिंग का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आ जाती है। LLRM में टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ा दी गई है। तुरंत के तुरंत टेस्ट की रिजल्ट प्राप्त हो जाती है। और ग्राम निगरानी समितियों से लगातार हम लोग टच में हैं। उनके माध्यम से दवा की वितरण भी हो रही है। मरीज होम आइसोलेशन में है। यदि किसी मरीज को शिफ्टिंग की आवश्यकता है, गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराने की आवश्यकता है, केवल देहात क्षेत्र के लिए 250 ऐसे बेड्स को हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। यह ऑपरेशनल भी हो गया है। धन सिंह कोतवाल में 150 बेड है और माचरा किटोर में 50 बेड है, मवाना में 20 बेड है, सरदना में 10 बेड है, दौराला में 5 बेड है। तो इस तरह का हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी बेड्स की संख्या बढ़ाए हैं। हमें और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिलने की आज मिलेगी हमें, और भी हम लोग इसके आधार पर बेड्स और भी बढ़ाएंगे। हमारा CDO इसका नोडल अधिकारी है। 3 SDMs इस ड्यूटी में लगाया गया है। सारे BDOs को भी और MOSs भी इसमें लगाया गया है। और प्रतिदिन 7 बजे जो कार्य ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है उसका हम लोग समीक्षा भी करके अलावा 2 और सेल फोन नंबर्स भी हम लोगों ने रिलीज किए हैं। कोई भी ग्रामीण व्यक्ति यदि उनको कोविड की लक्षण है तो उस नंबर पे बात करके वो अपनी समस्या बता सकता है। आज अभी मैं समीक्षा कर ही रहा हूँ, 15 ऐसे शिकायतें प्राप्त हुई है। उसमें ज़्यादातर वैक्सीनेशन से संबंधित है। एक शिकायत है जो मरीज गंभीर होने का है, उसको भी संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बात कराकर निस्तारण किया गया। ये हर गांव में आशा है, ANMs है, जितने भी ANMs और आशाज हैं, इसका संयुक्त टीम बना के भेजा गया है। हरियाणा में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ रहा है। राज्य में अभी 177 एक्टिव केस हैं और इन मरीजों के एक दिन में एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन के 708 डोज की जरूरत है। लेकिन ब्लैक फंगस का संक्रमण रोकने के लिए जो एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन लगाया जा रहा है वह प्रदेश के बाजारों में नहीं मिल रहा है। इसकी डिमांड 40 गुना तक बढ़ गई है। PGI रोहतक में अभी 26 मरीज भर्ती हैं, जबकि यहाँ 100 केस आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में PGI प्रबंधन ने सरकार से 6000 इंजेक्शन की डिमांड की है, क्योंकि ये मरीज के वजन के हिसाब से रोज 4 से 6 डोज लगती है। यानी एक मरीज को 15 दिन में कम से कम 60 इंजेक्शन लगते हैं। और इस नए संकट को लेकर सरकार ने इंजेक्शन वितरण को हर जिले में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई हैं। इनके पास सरकारी व निजी अस्पताल डिमांड भेजेंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह इंजेक्शन दिए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में यह मुफ्त में दिए जाएंगे। वहीं प्राइवेट अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों से सरकार इनकी लागत राशि जमा कराने पर सप्लाई करेगी। स्टेरॉयड जैसी दवाएं अब बिना पर्ची के कोई केमिस्ट नहीं बेच सकेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है।
आपके हित में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दमदार समाचार लगातार में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ तो लोग कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं मजदूरों को अब भूख का डर सता रहा है। कोरोना काल में मजदूरों को काम करने के लिए नहीं मिल रहा है और ऐसे में मजदूर परेशान हो रहे हैं और अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रवासी मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना से डर नहीं लगता, भूख से लगता है, क्योंकि उनके परिवार भूखे हैं, उनके लिए खानों के लिए खाना नहीं है, इसलिए वह घर से बाहर काम की तलाश में निकलते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस उन्हें डंडे मारकर वापस भगा देती है। ऐसे में उनकी जिंदगी मुश्किल हो रही है। परिवार का पेट पालने के लिए उनके पास ना तो पैसा है और ना ही खाना। ऐसे में उन्हें कंपनियों में भी काम नहीं मिल रहा है। अगर वह काम की तलाश में लेबर चौक पर जाते हैं तो वहां पर भी उन्हें काम तो नहीं बल्कि पुलिस के डंडे जरूर मिल जाते हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूर साफ तौर पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों की ओर से भी सरकार का ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनके परिवारों का पेट भर सके। हम भी मजदूरी करते हैं जी, अपने जो ये कंपनी से जी हेल्पर लाइन, मजदूरी लाइन जी है। इतनी सारी भीड़ में खड़े हुआ, कोरोना काल चल रहा है, खतरा नहीं लगता? नहीं लगता। हमें ऊपर वाले से है प्यार, हमें इंसान लोगों से है मोहब्बत। क्या मजबूरी है आपकी? हमारी मजबूरी ये है कि पेट के खातिर, और सुबह के टाइम में आते काम के लिए तो पुलिस वाले बिना मतलब में अत्याचार करते, मारपीट, डंडे मारना जी। बहुत किस प्रकार की दिक्कतें आपके लिए आ रही है? हमारे लिए ये परेशानी आती है जी, हमें टाइम पर रोटी नहीं मिलती जी, हमें टाइम पे काम नहीं मिलता जी, हमें टाइम पे जो है कुछ नहीं मिल पा रहा। हम ऐसे परेशानी तक की नौबत में जी, बस गरीब ही जान सकता है। तो रोजगार नहीं मिल रहा उसकी नहीं, हम पे जो किसी का है हम पे वो भी हेल्प नहीं करके जी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे मजदूरों प्रवासियों के? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि पहले सभी भाइयों को रोजगार मिले, पीछे हमें मिले, और सबको रोटी मिले, पीछे हमें मिले जी। हम सभी भाइयों की प्रार्थना करना चाहते हैं जी। रोटी के लिए बैठे हैं यहाँ, कुछ मिल जाए, अपना घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें। पहले तो भी खाना मिल जाता था यहाँ पे, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बताओ क्या काम करते हो? सर काम वो जो मिल जाए, बेलदारी भी कर लेते हैं, कंपनी में भी चले जाते हैं, जो भी काम मिल जाए वो कर ही लेते हैं। 2 रोटी के लिए करना ही पड़ता है सर। कोरोना काल चल रहा है, सर जी। भीड़ एक साथ क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जी अब क्या करें, ये भी 2 रोटी के लिए आते हैं, सब सोचते हैं मुझे काम मिल जाए, पहले मुझे मिल जाए, ये भी बात है और कुछ नहीं। इनके रोजगार हो तो ये यहाँ का कुछ आड़े होंगे। बताओ देखा एक गाड़ी आई थी, उसके बाद सारे इसको टूट पड़े, ऐसे क्या वजह थी? सर जी ये भूखे मर रहे हैं, इनके घर में खाने के लिए नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। बताओ बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये चौक ही है इनका, कंपनी थी, कंपनी बंद कर दी। अब बताओ इनको कहाँ से खाना आएगा इनका? ये यहाँ आ जाते हैं इसलिए कहते हैं मेरा काम लग जाए, पहले मेरा लग जाए। 2 रोटी के लिए आ रहे हैं सर यहाँ पे। किस वजह से ये दिक्कत आपके लिए बनी हुई है? सर जी दिक्कत ये पता नहीं है। तो उधर बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्षेत्र को जनता की सेवा के लिए बड़ी पहल की है। कोरोना मरीजों को समुचित इलाज के लिए इस बाबत उन्होंने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। पटना के एक पोलो रोड स्थित आवास में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की मुफ्त में इलाज की जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुफ्त में खाना भी यहाँ मुहैया कराया जाएगा। सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाने की बाबत उन्होंने बिहार सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि आवास में संचालित कोविड केयर सेंटर को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करे और मरीजों को इलाज के लिए भेजे। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार उन्हें और राज्य के सभी विधायकों को ये अनुमति दे कि वो राज्य के किसी अस्पताल, पीएचसी, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद आज उन्होंने अपने सरकारी आवास में निजी कोष से कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। पंजाब सरकार लगातार खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है और इस बीच कपूरथला में सुल्तानपुर के मांड क्षेत्र में खनन माफियाओं और खनन विभाग के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। खनन माफियाओं ने खनन अधिकारियों की जान से मारने की धमकी तक दे डाली और इतना ही नहीं, माफियाओं ने उन्हें रस्सियों से बांधने को भी बात कही। फिलहाल खनन अधिकारी जसवीर सिंह की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है।
पुलिस की माने तो कुछ लोग मिट्टी के अवैध खनन में लगे हुए थे और उन्हें रोकने के लिए अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਸੀਵ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਤੂੜਿੰਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ पहुंचा। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਆ। मध्य प्रदेश के मंडला से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां ग्राम मानादेई में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की सुरक्षा में बड़ी चूक देखी गई है। दरअसल केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री की गाड़ी पर एक शख्स ने अचानक डंडे से हमला कर दिया और इस हमले में गाड़ी का फ्रंट कांच टूट गया है। वहीं जांच में हमला करने वाला मानसिक रूप से दिव्यांग बताया जा रहा है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री या किसी अधिकारी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। हरियाणा के पूर्व प्रतिपक्ष और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा को अगर कोई बचा सकता है तो स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। अगर वो तुरंत इस्तीफा दे दें तो ये प्रदेश बच जाएगा, अन्यथा महामहिम राज्यपाल को इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। चौटाला ने सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए खुद मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार हैं। अगर इस प्रदेश को कोई बचा सकता है तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बचा सकता है। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश का हितैषी है तो फिर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो पद से इस्तीफा दे देगा तो फिर हमारा प्रदेश बच जाएगा। यहां इस मुख्यमंत्री को पद छोड़ना चाहिए। अगर ये पद नहीं छोड़ता तो फिर गवर्नर को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर रिपोर्ट मांगनी चाहिए। जैसे बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री ने गवर्नर को मजबूर किया जगह जगह जाने पे उनसे रिपोर्ट मंगवाने के लिए। वहां तो कोई कोरोना की वजह से कुछ हुआ कि नहीं, वहां अगर कोई कोरोना लेकर के गया तो इस देश का प्रधानमंत्री लेकर के गया था बंगाल जीतने के लिए। बंगाल तो नहीं जीत पाया लेकिन देश को बर्बाद कर दिया। जहां देश बर्बाद कर दिया वहीं हमारे हरियाणा प्रदेश के हालात और नाजुक कर दिए। आज तो यहां मरने वालों के आंकड़े भी जो है कोरोना से कितने लोग रोज मर रहे हैं उनके आंकड़े भी सरकार की तरफ से सही ढंग से नहीं बताए जा रहे, उनको भी छुपाया जा रहा है। कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके नाम भी छुपाए जा रहे हैं। अब तो गांव के अंदर कोई गांव मेरे ख्याल हरियाणा प्रदेश। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की है। इसके तहत जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाई जा सकेगी। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने लोगों को राहत किसान मुहिम से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिन पहले मेरे एक दोस्त को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत थी। हमने बहुत कोशिश की और कुछ घंटे बाद हमें एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल पाया। उन्होंने कहा इस घटना के बाद से हमने तय किया कि हम वैसे मरीजों की सहायता करेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सख्त जरूरत है। करीबी दोस्त है, 2-3 हफ्ते पहले अचानक उसका फोन आया। उसकी आवाज सुनकर लगा कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो शायद एक दोस्त चला जाएगा। काफी जगह फोन लगाया, 2-3 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अरेंज हो पाया। सच कहूं दोस्तों, मैंने इससे पहले कॉन्सेंट्रेटर का नाम तक नहीं सुना था। अभी भी बहुत नहीं जानता, पर इतना पता है कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है तो इससे सांस लेने में आसानी हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल सामान्य करने में भी काफी मदद करता है। कई बेकार लोगों ने काला बाजारी करके 50-60 हजार की ये चीज मजबूर लोगों को 2-3 लाख रुपए में बेची है। गरीब आदमी पैसा जोड़ता रहा और कईयों की जान चली गई। पर इंसान के पास पैसा हो या ना हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए दिल्ली में हमने मिलकर एक फ्री ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया ताकि
बिहार में जब से गंगा नदी में शव मिले हैं तब से पटना में नदी से लाई गई मछलियों की बिक्री में कमी आ गई है। मछुआरों ने बताया कि इसके चलते उनके मछलियों की मांग कम हो गई है और सरकार से मांग है कि मछली बेचने के लिए जो 2 घंटे का समय मिलता है उसे बढ़ाया जाए। जा रहा है, स्थिति भयावह है, डरावना है। तो सबसे पहला काम यही है कि मछली की दुकान में पहुंचो तो सबसे पहले पूछो कि हाँ चाची मौसी क्या कहाँ का है मछली। ये लोग बताती हैं तालाब का है या फिर बाहर से समुद्री मछली है, तब कोई हिम्मत कर पाते हैं लेने का। मतलब खाना है लेकिन बड़ा मछली नहीं लेते हैं, लेते भी हैं तो छोटा मछली लेते हैं कि चलो यार पावा रासा जो भी हो कम में ही गुजारा हो जाए बस। किस प्रकार का मछली यूज कर रहे हैं आप लोग? किस प्रकार का? ज़्यादातर बोले ना मैंने कि छोटा मछली इसलिए कि भाई बच्चा है तो हम अपने शरीर में भी हार्म कम करेगा, बस यही कारण से मतलब कि हल्का फुल्का जो स्वाद है जो आदत है वो तो खाएंगे ही। तो मिलने का सिलसिला जो चल रहा है आज से नहीं 10 से 15 दिन से, लेकिन हम लोग के जो मछली मारने वाला है मेरा परिवार में, चाहे मेरा भाई बंधु जो भी है, वो मछली मार कर ले जा बेचने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन मछली बिक रहा है नहीं। जिस तरह से अफवाह उड़ा हुआ है कि सब मिल रहा है नदी में कोरोना का सब, इसी कारण लोग जो है ना पीछे हो गया कि हम मछली नहीं खाएंगे, नदी वाला अंदरा वाला पसंद करेंगे, वो भी पसंद नहीं कर रहा है। हमेशा आज से नहीं 15 दिन से हमारे भाई बंधु जो भी मछली मार रहे हैं डेली। वैश्विक कोरोना महामारी से पूरे विश्व जूझ रहा है। ऐसे में मदद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा पिछले लॉकडाउन से ही जनता के साथ खड़े हैं। पिछली बार सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर लोगों तक घर घर पहुंचाए गए थे और इस बार भी सैनिटाइजेशन लगातार जारी है। लेकिन आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा की तरफ से पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए अंबाला में कोरोना सेफ्टी किट भी घर घर पहुंचाना शुरू कर दी गई है। आज इसकी शुरुआत अंबाला के कुष्ठ आश्रम से की गई है, जहां हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद भी मौजूद रहे। ऐसे ही शर्मा जी की सोच है कि मेरे अंबाला के साथी को जो भी एक कोरोना रूपी राक्षस से जितना भी बचाव हो सके, जितनी भी उनकी तरफ से सहायता दी जा सके, वो पीछे हटने वाले नहीं है। और उन्होंने ये किट जो अभी आप सबके बीच में आज कुष्ठ आश्रम से जारी की गई है, इस किट में 2 मास्क बढ़िया वाले हैं, 5 मास्क दूसरे हैं जो आम यूज करने वाले हैं, और अपना इसकी विटामिन सी और जिनकी 2-2 पैकेट पत्ते हैं दिए हुए, जिससे कि हर इंसान को यूज करने से फर्स्ट एड वाली जो पोजीशन है, कोरोना तो जिसको होगा, देखो कोरोना का जो रूप है बहुत भयानक है, इसको फर्स्ट एड के रूप में विनोद शर्मा जी ने ये किट पेश की है आप सबके बीच में। और इससे जब भी हॉस्पिटल तक बंदा जाएगा उससे पहले उसको राहत मिलेगी और इस किट का बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। विनोद शर्मा जी हर वक्त आप सब साथियों के साथ, अंबाला वासियों के साथ हमदर्दी रखते हैं और उस हमदर्दी का ये नतीजा है कि ये उन्होंने अपने खर्चे पे सारा कार्य कर रहे हैं। सर, ये एक अनूठी पहल पंडित विनोद शर्मा जी के द्वारा आज अंबाला की जनता के लिए की गई है। इसमें कोरोना की बांटी जा रही है, जिससे कोरोना से लड़ाई में मदद मिलेगी और लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इसके अंदर जो हम दवाई दे रहे हैं उससे कोरोना का स्वास्थ्य भी उनका सही रहेगा। और ये आज हमने कुष्ठ आश्रम से इसकी शुरुआत की है और इसके अलावा भी हम लोग लगभग हर घर में सैनिटाइज करने का हमारा जो वो चल रहा है, वो हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसके लिए भी अलग से टीम बना के विनोद शर्मा जी ने अंबाला को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अंबाला को स्वस्थ रखने के लिए ये कोरोना किट बंटवाने का जो फैसला किया है, उसके लिए आज हमारी टीमें कुष्ठ आश्रम शुरू हुई हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग 70,000 के करीब एक कोरोना किट अंबाला शहर में बांटेंगे और हर घर तक इसका लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शहर में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए आज हमने शुरुआत गरीब बस्ती से और कुष्ठ आश्रम से करने का फैसला लिया है, जिसके तहत हमारी टीमें आज कुष्ठ आश्रम पहुंची है। इसके बाद हम लोग ये बस्ती में करेंगे, झुग्गी झोपड़ी में जाकर ये किट बांटेंगे। सर, आज कुष्ठ आश्रम ने शुरुआत किया, लगभग सारे शहर में हर घर तक ये किट को पहुँचाने का काम किया जाएगा और हर घर में ये किटें बांटी जाएंगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं AN। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अमेठी तहसील के कस्बे में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने किसी गांव के द्वारा अभी तक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। CHC अमेठी में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लगातार सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत यहां पर गठित RTRT टीम के द्वारा गांव तक पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें लोगों की RT-PCR के द्वारा कोरोना वायरस की जांच करना, साथ ही जांच के दौरान लक्षणों वाले मरीजों को दवाओं की किट भी उपलब्ध कराना शामिल रहता है। CHC स्वास्थ्य केंद्र की बहुत अच्छी पोजीशन है। बहुत कम संसाधन में और बहुत कम स्टाफ के साथ बेहतर से बेहतर सुविधाएं अमेठी CHC मुहैया करा रही है। हम तो भाई धन्यवाद देना चाहते हैं उन डॉक्टरों को, उन स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ को टीकाकरण हो, कोरोना की जांच हो या जो दवाएं हैं, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। मतलब शायद ही कहीं हमारे हिसाब से तो इस तरह की कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला हॉस्पिटल इस तरह मुहैया व्यवस्था करा रही दवाएं की जो सुविधाएं मुहैया अमेठी करा रही है, इसके लिए हम अमेठी पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। तो जैसा कि दौर चल रहा है कोरोना का, तो इधर क्या जहां आप निवास करते हैं, जहां आपका निवास स्थान है, तो वहां पर भी क्या टीमें आ चुकी हैं जांच के लिए? हाँ, हमारे ही मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव है। यहाँ टीम आई, पूरा किट दिए हैं, बराबर उनसे संपर्क में है। टीम आई थी और उसके बाद बराबर चिकित्सा के जो है चिकित्सकों से उस सलाह पे वो अपने घर में जो है कोरोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जितने भी गाँव आते हैं, पूरी टीम हर यहाँ सर्वे कर रही है। हमारी 5 से 9 तारीख तक मुख्यमंत्री जी का आदेश था, उसमें भी पूरा सर्वे हुआ है। इसके बावजूद कहीं भी अगर कोई शिकायत आती है, हमारी रिस्पांस टीम तुरंत जाती है वहाँ पे। आज कल CMO साहब के निर्देश के अनुसार जो है वहाँ विवेसिया और सरैया दुकान में शिकायतें आई थी कि मृत्यु हो रही है। तुरंत हमने रिस्पांस टीम भेजी अपनी। विवेसिया में 36 जाँचें हुई और सरैया दुकान में 7 जाँचें हुई। इसके अलावा जितने लोग सिम्टोमेटिक थे, मतलब लक्षण वाले जितने लोग थे, सबको दवाइयाँ बांटी गई और किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत थी वो नोट करके हम लोग लेके आए।
इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे जितने यात्री आते हैं, बाहर से आते हैं, किसी कोई लक्षण है तुरंत जांच होती है, तुरंत किट दी जाती है। यही हाल बस स्टैंड का है, डेली हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। बाकी कोई कहीं से कोई बताता है तो हम लोग। देश में कोरोना महामारी का कहर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2.67 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं, जबकि 4,529 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जो एक दिन में भारत में कोविड से मरने वालों का अब तक का सबसे अधिक का आंकड़ा है। वहीं इस दौरान 3.89 लाख से अधिक कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। भारत में बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन मौतों की संख्या में गिरावट नहीं हो रही है। यूपी में बीते 24 घंटों में यूपी में कोरोना के 7,336 नए केस सामने आए हैं। 282 लोगों की मौत हुई गई है और प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,23,579 एक्टिव केस हो गए हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए कई जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगने शुरू हो गए हैं। वहीं हरियाणा के अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी क्षमता 1000 लीटर पर मिनट है। और ऑक्सीजन प्लांट में हो रही देरी के कारणों के बारे में डॉक्टर विनय ने बताया कि इस प्लांट का ठेका 2 कंपनियों के पास है। पहले बन रहे स्ट्रक्चर में कंपनी ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसका नक्शा बनकर आ चुका है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का कार्य 2 से 3 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। तो हमने आदेश प्राप्त होते ही बहुत जगह को चिन्हित करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बता दिया, जिनके द्वारा काम शुरू कर दिया गया था और 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने फाउंडेशन भी इसकी तैयार कर दी गई थी। परंतु उसके बाद एक बार ये काम रुक गया। पता करने पर यह मालूम हुआ कि जो इसमें मशीनरी लगनी है वो 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब की क्षमता वाला इसमें प्लांट लगेगा और पहले इसके लिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाना था, जिसको लगाने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगना था। परंतु कंपनी द्वारा इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए और मशीनरी की सेफ्टी के लिए इसमें इसका जो स्ट्रक्चर बनना है शेड का, अब उसको ब्रिक वर्क में चेंज कर दिया गया है, जिसके ऊपर आरसीसी का लेंटर वर्क भी किया जाएगा। तो इसका डिज़ाइन जो है वो अब हर जगह पर जहाँ पे भी प्लांट लगना है तो एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन कंपनी द्वारा बनाया गया। तो इस डिज़ाइन के लिए कोरोना काल में कथित रूप से गंगा नदियों में मिल रहे शवों को लेकर हापुड़ में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और होम ड्रोन कैमरों से तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में गढ़गंगा की निगरानी कर रहा है। हालांकि जिससे जिले में अभी तक गंगा और किसी भी नदी से कोई शव और ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। फिर भी सुरक्षा व्यवस्था और गंगा की देखरेख को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। वहीं गंगा किनारे बने घाटों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर व नावों पर भ्रमणशील होकर व ड्रोन के माध्यम से लगातार गंगा तट की निगरानी की जा रही है, जिसकी फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कोरोना टेस्ट अभियान जारी है और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ नोडल अधिकारी मोनसिक के नेतृत्व में सब्जी मंडी में सभी दुकानदार और आढ़तियों का मंडी में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट किया गया है। नोडल अधिकारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर कोरोना टेस्ट के कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमित की छंटनी करना जरूरी है। इससे कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सकता है। कोविड-19 का यहाँ कैंप जारी है, टेस्टिंग जारी है और हमेशा की तरह कभी भी कोई भी महामारी में अगर उसके लिए करना है तो इनको जरूर छांटना पड़ेगा। जो कोई पॉजिटिव है उसको आइसोलेशन में डालना जरूरी है और इन सब चीजों को मद्देनजर महामारी को देखते हुए कोविड-19 का आज टेस्टिंग यहाँ जारी है सुबह 4 बजे से। और यह सब्जी मंडी में जो भी बंदा सब्जी लेके जाएगा वो टेस्ट जरूर कराए, जिससे कि जगह जगह के छोटे छोटे गांवों से यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और कोई ऐसा ना हो कि कोरोना को फैला जाए। और इन महामारी को देखते हुए आज हमने कोविड-19 टेस्टिंग कैंप का यहाँ आयोजन रखा है। सुबह 4 बजे से लगातार चल रहा है। लगभग 800 से ज्यादा लोग इसका लाभान्वित हो चुके हैं, टेस्ट करा चुके हैं
और अभी ये कार्यरत है, जारी है। 1000, 1500, 2000 जितने भी होंगे सभी के टेस्ट करेंगे हम, किसी को बिना टेस्ट। उसके साथ में हमारे साथ बहुत बड़ा आरएसएस के संघ का भी बहुत सहयोग है, पुलिस कर्मियों का भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि पब्लिक इसमें बहुत पता नहीं क्यों भागने में ज्यादा इच्छा रखती है। उनको सभी को घुसने से पहले टेस्ट कराया गया और उसके बाद एंट्री कराई गई। सर, बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर आज कैंप लगाया गया है, क्या आड़ती और किसानों का भी इसमें है या जो बाहर से सब्जी लेकर आए उनका भी टेस्ट? इसमें कोई भी वॉलेंटरीली कोई भी करा सकता है, कोई भी इच्छुक हो वो भी करा सकता है। और ये कोरोना टेस्ट के लिए लगाया था क्योंकि बहुत भीड़ बढ़ रही थी कोरोना महामारी के चलते हुए ना। डॉक्टर CMO अपने क्या नाम है यहाँ पे मान सिंह जी, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ दल बल के साथ लाके हमें पूरा टेंट वो लगाया कैंप। उसमें कम से कम हजारों टेस्ट हुए, उसमें एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसको क्वारंटीन कर दिया गया है और बाकी की रिपोर्ट ठीक आई है। सर, लगातार कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है, मंडी के अंदर काफ़ी जो भीड़ भाड़ देखी जाती है, उसको लेके किस प्रकार की और सावधानी जो डॉक्टरों की टीम की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया? डॉक्टरों ने सबको जागरूक किया, सब आड़तियों के, सब रेडी पटरियों वालों के, जितने भी हम यहाँ लोग हैं मंडी के अंदर, सबके टेस्ट किए हैं उन्होंने और सबको गाइडलाइनें दी हैं कि भाई इस तरह से सैनिटाइज और अपना। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।